हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी। आज हम क्लास 10th का नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट, जो सीबीएसई प्लस आरबीएसई दोनों के अंदर है। केमिस्ट्री का जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, कैटलिस्ट क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज क्या होता है। तो आइए सबसे पहले फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में खूब टाइम पूछा भी जाता है कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले फिजिकल चेंज क्या होगा कि इसके अंदर केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज, कोई भी एटम या कंपोनेंट है उसकी केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी। तो इन द फिजिकल चेंज only physical property changed, physical properties of atom may be changed। इसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। मतलब केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रहता है, उसमें चेंजेस नहीं होते। इसमें बात करते हैं इन द केमिकल चेंज फिजिकल प्रॉपर्टीज as well as chemical properties may be changed। फिजिकल के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टी चेंज। चलो अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं, उससे समझाते हैं। जैसे वाटर है, वाटर की बात करें तो वाटर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। अगर इसको आप हीट करेंगे तो वही वाटर किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। और इसी वाटर को फिर आप क्या करोगे, हीट करोगे तो वही वाटर किस फॉर्म में आ जाएगा, गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, या स्टीम बोल सकते हैं। ठीक है, इसी जो गैसियस फॉर्म वाले स्टीम वाले वाटर को आप वापस क्या करोगे, कूल करोगे, तो वापस कौन सी फॉर्म के अंदर आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में, वाटर में आ जाएगा। और वाटर को फिर आप कूल करोगे तो किस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, सॉलिड आइस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो ये सॉलिड फॉर्म के अंदर थी, ये क्या थी, आइस, ये था वाटर और ये थी स्टीम। तो इसके अंदर देखिए वाटर की केवल क्या हुई है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, अगेन गैस से लिक्विड, लिक्विड से वापस सॉलिड। मतलब केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ। केमिकल कंपोजिशन यहाँ पर भी वाटर है, यहाँ पर भी वाटर हो, यहाँ पर भी वाटर है। तो केवल और केवल क्या हुई है, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज। इसके अंदर देखते हैं, कार्बन को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप जलाते हैं तो क्या निकलती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इसके अंदर देखो, कार्बन जो पेपर होता है उसको अगर अपन बर्न कराते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बन जाता है, CO2। तो यहाँ पर ये कार्बन था, ये कौन सी फॉर्म के अंदर था, सॉलिड के अंदर। इसको आपने बर्न किया तो किस फॉर्म के अंदर आ गया, गैसियस फॉर्म के अंदर आ गया। मतलब कार्बन था वो किस में चेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हुई, सॉलिड से क्या बना, गैस बना। इसके साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया, कार्बन किस में चेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो केमिकल चेंज के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। दूसरा, इसकी बात करें, ये जो रिएक्शंस होती है वो कौन सी होती है, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सी है, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज होता है। जो एरो के इस तरफ होता है वो रिएक्टेंट होता है और एरो के उस तरफ होता है वो कौन सा होता है, प्रोडक्ट होता है। तो ये वाला जो डबल एरो का साइन लगाते हैं ये साइन होता है रिवर्सिबल रिएक्शन का। तो ये कौन सी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें
दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सी है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन है क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है, बट प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसमें हम क्या लगाते हैं? सिंगल एरो लगाते हैं। थर्ड इसकी बात करें, न्यू प्रोडक्ट डू नॉट फॉर्म। नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये वाटर है तो इसको अगर अपन चेंज करेंगे गर्म करने के बाद तो ये वाटर में ही रहेगा, नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसमें न्यू प्रोडक्ट है में भी फॉर्म, नया प्रोडक्ट बनता है इसके अंदर। इसके अंदर देखो कार्बन था, कार्बन से किस में बदल गया? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो इसके अंदर नया। तो ये 3-4 इसके अंदर मेन डिफरेंस भी बोल सकते हैं आप फिजिकल और केमिकल चेंज के अंदर। पहला, फिजिकल चेंज के अंदर केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। दूसरा, ये जो इसके अंदर केमिकल चेंज के अंदर फिजिकल के साथ साथ क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसलिए 3 मेन इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है फिजिकल एंड केमिकल चेंज के अंदर। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन का मीन्स होता है कोई भी सब्सटेंसेस को उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखने का जो तरीका होता है, फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे C+O2 से क्या बना? CO2। S+O2 से क्या बना? SO2। N2+H2 से क्या बना? NH3। तो ये क्या होगी? केमिकल इक्वेशन होगी। तो कोई भी सब्सटेंसेस था उसको उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमने लिखा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने का जो फॉर्म होता है, तरीका होता है, उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब आते हैं डिफरेंट स्टेप्स फॉर राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन जो लिखते हैं उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, किस किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है। तो डिफरेंट स्टेप्स फॉर राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। चलो इधर देखो, डिफरेंट स्टेप्स फॉर राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप है केमिकल इक्वेशन को लिखने की। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन होती है उसमें लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रिएक्टेंट को लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट को लिखा जाता है। जैसे C+O2 क्या बन जाएगा? CO2। तो जो एरो का साइन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में तो हम किसको लिखेंगे? रिएक्टेंट को। तो ये क्या है? एक रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में, एरो के पहले तो हम क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट को। एरो के बाद क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट को। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक से ज़्यादा होते हैं, मोर देन 1 होते हैं, तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या लगाते हैं? प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है। सेकेंड स्टेप जो होती है वो होती है कि रिएक्टेंट को हमने लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट को हमने राइट हैंड साइड में लिख दिया। सेकंड देखो, कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे N2+H2 क्या बनेगी? NH3। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करेंगे तभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है तो नाइट्रोजन 2 करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा दिया? 2 लगा दिया।
अब हाइड्रोजन कितना हो गए, 3 2 जा 6, यहाँ पर कितने हैं 2, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 लगा दें। तो नाइट्रोजन कितना हो गए 2, हाइड्रोजन कितना हो गया दोनों तरफ 6। इट मीन्स नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए दोनों तरफ। ये होती है बैलेंस। तो किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका जो होता है, बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए इधर बैलेंस रिएक्शन में हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे प्रोपेन मान लो C3H8, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो क्या बनता है CO2 + H2O। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है तो उसको बैलेंस करने का तरीका देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़कर दूसरे एटम को क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अलग कौन सा आता है, कार्बन कितने हैं इसमें 3, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 3। सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर क्या करेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो कार्बन यहाँ पर 3 है तो 3 कार्बन लगा दिया। उसके बाद हम करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस। हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं यहाँ पर 8, उधर कितने आ रहे हैं 2, तो कितने लगाएंगे यहाँ पर 4 2 जा 8 और यहाँ पर भी 8, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। उसके बाद हम करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने हो गए 3 2 जा 6 और 4 10 हो गए। तो 10 के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे 5, तो 5 2 जा 10, तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन, पूरी तरह से क्या हो चुकी है, कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी है। उसके बाद फोर्थ जो है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है उसमें हम उसकी फिजिकल स्टेट को शो करते हैं। जैसे C+O2 से क्या बना, CO2, तो यहाँ पर इसकी फिजिकल स्टेट को शो करेंगे। यहाँ पर कार्बन क्या है, सॉलिड स्टेट में है, तो नीचे ब्रैकेट में S लिख देंगे। ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, तो G लिख देंगे। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड किस में है, गैसियस फॉर्म में है, तो G। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए उसके नीचे ब्रैकेट में हम उसकी क्या लिखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी जाती हैं। नेक्स्ट, अगर कोई रिएक्शन N2 + H2 रिवर्सिबल रिएक्शन है, N2 + H2, तो इसको बैलेंस कर दो। कोई रिएक्शन के अंदर अगर डबल एरो आता है इट मीन्स वो क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। और अगर सिंगल एरो आता है तो वो क्या होती है, इरिवर्सिबल। तो डबल एरो वाली क्या होगी, रिवर्सिबल होगी, और सिंगल एरो है तो वो क्या होगी, इरिवर्सिबल। सिंगल एरो से हम क्या करेंगे, इरिवर्सिबल शो करते हैं। डबल एरो से रिवर्सिबल, सिंगल एरो से इरिवर्सिबल। इसके अलावा अगर किसी रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर अगर हमारे को मेंटेन करना हो तो हम कैसे करेंगे, जैसे S+O2 से क्या बनता है, SO2 बनता है। तो अगर इसके ऊपर, इस रिएक्शन के ऊपर जैसे 273 केल्विन ऑब्लिक 254 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 254 ATM लिखा हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट मीन्स उस केमिकल रिएक्शन के ऊपर हम टेम्परेचर और प्रेशर लिखकर उसको क्या करते हैं, शो करते हैं कि कितने टेम्परेचर और कितने प्रेशर के ऊपर ये केमिकल रिएक्शन क्या कर रही है, रन कर रही है। इसके अलावा अगर किसी केमिकल रिएक्शन के ऊपर की तरफ टेम्परेचर लिखा हुआ 273 केल्विन ऑब्लिक 254 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और नीचे ऊपर या नीचे हम क्या करते हैं, इसमें कैटलिस्ट लिखकर इसको शो करते हैं। जो ऊपर नीचे को एटम लिखा हुआ हो, एटम का नाम लिखा हो, तो वो क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट का मीन्स होता है, कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड, इसको जो स्पीड होती है केमिकल रिएक्शन को होने की, उस स्पीड को या तो बढ़ा देता है या फिर कम कर देता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं करता है, उसको वो करना। इसके बाद अगर कोई केमिकल रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, उसके बारे में अगर पता लगाता है तो जैसे N2 + H2
2NH3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 2 कर दिया, हाइड्रोजन कितना है, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 3। अगर इसके बाद में यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 50.83 किलो जूल पर मोल, तो अगर किसी रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है, तो वो रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। और अगर किसी रिएक्शन के अंदर एनर्जी काम में आ रही है, एनर्जी यूज आ रही है, तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे H2O4 SO2 प्लस O2, तो इसके अंदर माइनस के साथ में 57 किलो जूल पर मोल लिखा हुआ है, माइनस के साथ में, प्रोडक्ट के बाद में माइनस के साथ में 57 किलो जूल पर मोल लिखा हुआ है। इट मीन्स ये रिएक्शन कौन सी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। कौन सी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। प्रोडक्ट के बाद में प्लस के साथ में एनर्जी लिखी हुई है, तो वो एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी बाहर निकलना, तो एग्जिट हो रही है यहाँ पर एनर्जी, तो एक्सोथर्मिक। और यहाँ पर एनर्जी इसमें यूज में आ रही है, तो प्रोडक्ट के बाद में अगर माइनस के साथ में एनर्जी लिखा हुआ है, तो वो क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, मतलब एनर्जी इसके अंदर काम में आ रही है। तो इस तरह से 8 to 9 जो डिफरेंट स्टेप्स थी, वो थी केमिकल इक्वेशन को लिखने की, कि रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में, नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर दूसरे कंपोनेंट को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन को, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। उसके अलावा अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल स्टेट लिखनी है, तो नीचे ब्रैकेट के अंदर S, G और G लिखकर। और अगर कोई भी रिएक्शन के अंदर, जैसे 9 वाला मान लेते हैं, कोई भी रिएक्शन के अंदर अगर वो लिक्विड सॉल्यूशन की फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, सॉल्यूशन की फॉर्म में है, जैसे NaCl सॉल्यूशन की फॉर्म में आता है, तो वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, AQ, एक्वस लिखा जाता है। क्योंकि जब भी सॉल्यूशन की फॉर्म में कोई होता है मॉलिक्यूल, तो वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, AQ लिखा जाता है एक्वस फॉर्म के अंदर। तो इस तरह से एक केमिकल रिएक्शन को लिखने की क्या थे, डिफरेंट स्टेप्स थे। तो इसको देखकर हम पहचान सकते हैं, कोई भी रिएक्शन अगर हमारे को लिखी जाती है, तो उस रिएक्शन को देखकर हम पहचान सकते हैं कि उसके बेस पर, उस रिएक्शन के बेस पर हम क्या क्या चीज़ों को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो एक रिएक्शन लिखता हूँ मैं, उसके बेस पर आपको पहचानना है कि उस रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए N2 + 3H2 2NH3। तो यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, इस रिएक्शन को देखकर हम क्या क्या पहचान सकते हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में। ये जो रिएक्शन है वो पूरी तरह से बैलेंस की हुई है। सेकंड, थर्ड, इस केमिकल रिएक्शन में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का साइन लगा हुआ है। तो रिवर्सिबल का साइन लगा हुआ, इट मीन्स ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। इसके बाद इसकी फिजिकल स्टेट हमने नीचे ब्रैकेट में गैस लिखकर या सॉलिड लिखकर बता सकते हैं। उसके अलावा ये रिएक्शन जो हो रही है वो 373 डिग्री केल्विन टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर रन कराई जा रही है। इस केमिकल इक्वेशन के अंदर आयरन जो है वो कैटलिस्ट की फॉर्म में लिया गया है और ये जो रिएक्शन है वो पूरी तरह से क्या है, बैलेंस है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पहचान सकते हैं। बट इसके अंदर कुछ चीज़ें जो होती है वो नहीं पहचान सकते, मतलब लिमिटेशंस बोल सकते हैं जिसको हम। तो केमिकल रिएक्शन की लिमिटेशंस जो होती है वो क्या होती है, तो लिमिटेशंस इसकी दो ही होती है। ये अभी जो मैंने 7-8 चीज़ें बताई थी इसको देखकर, वो होती है कैरेक्टरिस्टिक और लिमिटेशन का मतलब इस रिएक्शन को देखकर हम क्या चीज़ों को पता नहीं कर सकते कि इस रिएक्शन के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जिसका हम पता नहीं लगा सकते। पहला कि इस रिएक्शन को देखकर हम टाइम ऑफ कंप्लीशन का पता नहीं लगा सकते कि कितने टाइम में ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, वो पता नहीं लगाया जा सकता कि यहाँ से रिएक्शन चल रही, कैटलिस्ट डाल दिया, हमको नहीं पता कि कितना टाइम में ये कंप्लीट होगी।
दूसरा, कंसंट्रेशन के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, इनके बारे में पता नहीं लगाया जाता। तो करेक्टरिस्टिक अभी मैंने पहले लिखाया था, डिफरेंट स्टेप्स थी, वही करेक्टरिस्टिक थी। और लिमिटेशन पूछे तो लिमिटेशन आपको 2 ही लिखनी है कि कोई भी रिएक्शन का टाइम पता नहीं लगा सकते और किसी भी रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के बारे में पता नहीं लगा सकते। तो आज हमारा यहाँ तक का टॉपिक था फिजिकल और केमिकल चेंज और केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।